दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अबव ऑलराउंडर पर। आज हम जानते हैं एक ऐसे फौजी की कहानी जिन्होंने कि अपना जीवन संघर्ष में गुजारा और संघर्ष के बाद उन्होंने जीत पाई। तो जानते हैं ऐसे फौजी के बारे में। मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। आपका नाम? ऋषि राम कंसवाल, ग्राम? गौजियाना, गढ़वाल? गढ़वाल, उत्तराखंड समझो, टिहरी गढ़वाल। तो आप किस सन में फौज में भर्ती हुए थे? मैं सन 1974 में सितंबर को टिहरी में भर्ती हुआ था। हाँ जी। प्रताप इंटर कॉलेज में। हाँ जी। कौन सी बटालियन में? उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग सेंटर भेजा, गढ़वाल राइफल के ट्रेनिंग सेंटर लांसडाउन। हाँ जी। वहाँ 36 हफ्ते तक ट्रेनिंग करी। उसके बाद कसम खाई। उसके बाद कसम खाने के बाद वहाँ से निकला और ड्राफ्ट में 5वीं गढ़वाल में रेजिमेंट में गया। उस टाइम 5वीं गढ़वाल राजस्थान में थी। हाँ जी। 20 में थी। तो वहाँ मैंने 10 महीने नौकरी की। हाँ जी। उसके बाद वहाँ से फिर हमें फील्ड मिला यहाँ JNK का। अच्छा। फिर JNK में गया। वहाँ पुलवामा में जो है वहाँ 6 महीने तक ड्यूटी करी। और उसके बाद जो है वहाँ से फिर फील्ड मिला हमको यहाँ आसाम में। हाँ जी। आसाम के नागालैंड में मिजोरम में होते हुए वहाँ से वहाँ क्या नाम ये बांग्लादेश की जो सीमा है उसके अंदर हमारी जो है पलटन रुकी। उसके बाद हमने वहाँ से जो है उसके बाद मतलब ये समझो आप कि हम जो हैं ड्यूटी जब 3 दिन के बसेरे पे जा रहे थे शाम को, तो उस टाइम जो है उग्रवादियों ने, मैं फ्रंट में था, स्काउट में था, तो मेरे पास LMG थी। उस मैं LMG आपको रोकना चाहूँगा। ये जो घटना आप वर्णन कर रहे हैं ये नागालैंड की है कि जम्मू कश्मीर की है? ये घटना जो है नागालैंड की है। अच्छा, ठीक है। तो बांग्लादेशी वहाँ से आ रहे थे, आते ही थे, आते रहते थे, हम भी उन्हें मारते थे। उन्होंने जो है ऊपर सीमा पर थे तो हम नीचे से उनके पकड़ने को या मारने को जा रहे थे। 15 आदमियों का कैंप था हमारा, 15 आदमियों की टीम थी। तो जा रहे थे। तो वो जाने के बाद जो है फ्रंट में मैं था, स्काउट जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। वहाँ पे थोड़ा चढ़ाई का रास्ता था, जंगली इलाका है वहाँ, बांस का जंगल। तो उस बांस के जंगल में जो है हमको तो नज़र नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमको फ्रंट में देख लिया और देखने के तुरंत बाद उन्होंने एकदम अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो एकदम गोली छोड़ दी। अब छोड़ दी तो मैं फ्रंट में था, तो मैंने जब अपनी राइफल वो जो गन जो थी वो टिकाई जब ज़मीन पर, तो उसके बाद जो है मेरा सिर थोड़ा ऊंचा हो गया। अब ऊंचा हो गया तो एकदम मेरे सिर में जो गोली लग गई। एक बार आप दिखाएंगे गोली कहाँ पर हाँ, लगी थी? तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है हाँ जी। गोली का निशान, ये है इलाज का निशान, बीच ये लगी है गोली? ये अच्छा। निशान है। अब क्योंकि वहाँ आसाम में जो है वहाँ साधन नहीं था। अब अच्छा, आपने जब गोली लगी तो आपका सर ऊपर था? सर ऊपर नहीं था मेरा। हाँ जी। हाँ जी। ऊपर हो जाता है, उसमें टिकाना पड़ता है ना वो अच्छा, गन। अच्छा अच्छा। वो LMG होते, लाइट मशीन गन होती है वो। अच्छा, उस पे जो है नीचे वो होते हैं ठीक है। ओटे जो खुद ही जो है सिर ऊपर हो जाता है। अच्छा। अब खुद जब सिर ऊपर हो जाता है तो थोड़ा सिर ऊपर हुआ, वहाँ पे चढ़ाई का रास्ता था। अब उनको तो नज़र आ रहा था लेकिन हमें नज़र नहीं आया। ठीक ठीक। अब हमें जब नज़र नहीं आया तो उन्होंने एकदम गोली छोड़ दी वहाँ से। ठीक है। अब गोली छोड़ी तो मेरे मस्तिष्क में जो है ये गोली लग गई। और अब ये जो है गोली ऐसे लगी, यहाँ से जो है अंदर तो घुसी वो, लेकिन यहीं से जो है फिसल गई वो फाड़ के। अब फाड़ के फिसली तो अगर गोली सीधी जाती, जैसे सीधा सिर होता न होता ऊंचा, तो पीछे से निकल जाना था उसने। तो पीछे निकल जाने जाने क्या करती। तो अब अंदर तो घुसी लेकिन फाड़ के घुस गई। अच्छा। अब वहाँ बाहर निकल गई। अब निकल गई तो मैं बेहोश हो गया। अच्छा। अब बेहोश क्या होना था, मेरा खून वगैरह वगैरह सारा जितना भी था सब निकल गया। अब सब निकल गया तो वहाँ तो साधन तो कुछ है नहीं। हाँ जी। हाँ जी।
अब इतना टाइम नहीं था कि मुझे वहाँ एम्बुलेंस में ले जाते। हाँ जी। फिर वहाँ जो है रेडियो सेट वाला होता है एक, तो उसको उसने जो है रेडियो मिलाया, फ़ोन किया, तो वहाँ से जो है उसने क्या नाम कलकत्ते को फ़ोन किया। वहाँ से नज़दीक है कलकत्ता हॉस्पिटल, हमारा कमांड हॉस्पिटल, वेस्टर्न कमांड है वो। हाँ जी। तो उसने जो है कलकत्ते वाले ने जो वहाँ से आकर भेजा, तो हेलीकॉप्टर आया होगा, मैं बेहोशी में था, डॉक्टर भी साथ में थे। तो हेलीकॉप्टर में उसने मुझे क्या नाम ये कलकत्ता भेजा, वेस्टर्न कमांड को। अब कलकत्ता जब भेजा, अब स्थिति मेरी ऐसी थी कि बिल्कुल ख़त्म ही थी, स्थिति DI लिस्ट में था। अब DI लिस्ट में था तो वो घबरा गया डॉक्टर। अब जब डॉक्टर घबरा गया तो उसने मुझे रेफर कर दिया सेंट्रल कमांड को। अब सेंट्रल कमांड है हमारे लखनऊ में। अब लखनऊ में सेंट्रल कमांड में उसने रेफर जब किया तो उसने साथ में रिपोर्ट भी लिख दी कि भाई अब उसकी भी तो रिस्पांस होती है। उसने जो है जवाबदारी अपनी समझी। उसने बोला यार मैं भेज तो रहा हूँ इसको, लेकिन इतना ख़तरनाक केस है, इतना ख़तरनाक वो है, ये बेहोशी में है कि ये जो है लखनऊ नहीं पहुंच पाएगा। लखनऊ से पहले जो है इसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा। अब लखनऊ से पहले जब डेथ मेरी मांग दी उसने, तो क्या होना था फिर, उन्होंने भेजना पड़ा उनको। अब भेजा तो लखनऊ तो मैं पहुंच गया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। अब तब लखनऊ जो है मेरा 3 साल 6 महीने 17 दिन तक इलाज हुआ। अच्छा, तो इतने समय तक आप बेहोशी में ही थे या ना बेहोशी में, तब मैं बेहोशी मेरी हट गई थी। अच्छा। अब हट गई थी तो मैं ठीक हो गया था लगभग। तो दूसरे वार्ड में उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। अच्छा। अब रेफ़र करने के बाद जो है मैं कुछ लगभग DI लिस्ट से हट जब गया तो फिर मेरा इलाज चल रहा था, चल ही रहा। अब चलता ही रहा तो उसके बाद जो है उसके बाद 3 साल और लग गए। उसके बाद उन्होंने साइकेट्रिक विंग में मुझे भेजा। तो 1.5 साल लगभग 1.25 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद वहाँ से जो है तब मेरे कागज़ बने इलाहाबाद बोर्ड को, वो क्या नाम क्योंकि उन्होंने मुझे पेंशन भेजना था घर मेडिकल बोर्ड से। तो CDI इलाहाबाद ने कार्रवाई करी। उसके बाद जो है मुझे 70% डिसेबिलिटी पर उन्होंने मुझे 1.5 की गार्ड के साथ जो है घर भेज दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये 3 साल 6 महीने जो आपका इलाज चला, तो उस दौरान आपका अनुभव कैसा था? आपको कैसा लग रहा था हॉस्पिटल में जब आप थे? मतलब कैसा अंदर महसूस होता था? मैं तो उनके अंडर में था ना। अच्छा, तो आपको कैसा लगता था कि आप ठीक हो जाएंगे या और समय लगेगा, या मतलब आपको भरोसा था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? मतलब कैसा अंदर से आवाज़ कैसे आ रही थी आपकी? आवाज़ का आदेश नहीं था मुझे ना किसी से बात करने का, हो चाहे कुछ हो। जैसे बेड पे पड़ा हुआ हूँ DI लिस्ट में। नहीं, अंदर आपका मन क्या कह रहा था? तो मन जो है उस टाइम एकदम नहीं था, साफ नहीं था, क्लियर नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक। मन डिसबैलेंस था क्योंकि अच्छा। दिमाग जो है अब लगाया हुआ था, प्लास्टिक सर्जरी से इलाज हुआ, टाँके वाँके मरे। अब ये है मेरा खोपड़ा, ये देख लो आप, ये है। तो इसमें मन क्या होना था, मन जो है नहीं था ठीक। अच्छा, डिसबैलेंस ही था मतलब ना। अच्छा अच्छा, बस तब क्या होना था वो हो गया। ठीक ठीक। उसके बाद जो है जब साइकेट्रिक विंग में उन्होंने मुझे भेजा, तो वहाँ तब जाके जो है कुछ ठीक हुआ, तब मेरा मन भी ये साफ जिस दौरान आप हॉस्पिटल में थे तो आपके परिवार के कोई सदस्य आपको मिलने आए या गांव के कोई मिलने आए? मेरे पिताजी गए वहाँ 3 बार, क्योंकि टेलीग्राम उन्होंने भेजा तब। जब मेरे पे चोट लगी मैं कलकत्ता पहुँच गया, कलकत्ता से लखनऊ भी रेफर हो गया, लेकिन कलकत्ता नहीं जा पाए, ये जगह गए लखनऊ। तो लखनऊ रहे, उन्होंने बेड दिया, इन्होंने कमरा दिया हम पिताजी को, वहाँ रहे, खाना दिया, इलाज के लिए सब कुछ दिखाया इनको। तो काफ़ी कुछ सुविधा थी वहाँ, मतलब ये है इन्होंने काफ़ी कुछ देखा वहाँ। उसके बाद ये घर आ गए थे, फिर दूसरी बार गए। तो इस दौरान आप उनसे बात कर पा रहे थे? जब आपके पिताजी आपसे मिलने गए थे उनसे बात कर पा पहली रहे बार तो नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी बार जो है मैं कर पाया इनसे, मैं बात करने लग गया था। तो आपने क्या बोला अपने पिताजी से कि आप चिंता मत कीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा, या कुछ और? मेरे पिताजी से संपर्क किया मैंने, खुद संपर्क नहीं किया, डॉक्टर ने संपर्क किया जिसने मेरा इलाज किया। अब उसने जो है इनसे बात की।
अब बात की तो उसने भरोसा दिलवाया, विश्वास दिलवाया कि हाँ ये जो है अब कहीं नहीं जा सकता। जैसे उस डॉक्टर ने लिख दिया था कि इसकी डेथ जो है लखनऊ से पहले हो जाएगी, लेकिन अब जो है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसको जो है कुछ नहीं होगा। ये जो है वीर जवान है, इस शहीद नहीं होना चाहता था, इसने नया जीवन मिल गया इसको, अब जो है कहीं नहीं जा सकता ये। तो उस डॉक्टर ने, वो था बंगाली, टी.के. राय नाम था उसका, तो उसने इनको विश्वास दिलवाया। तो तब जाके इनको विश्वास हुआ कि हाँ वास्तव में जो है यहाँ है। तो उसके बाद जो है तब घबराहट सबकी कम हो गई, मैं भी तब ठीक हो गया। तब उसने मुझे सेक्रेटरी भूमि में भेज दिया, तो वहाँ इलाज हुआ। तो उसके बाद वहाँ जो है 1.5 महीने या 1.5 साल तक वहाँ रहा मैं। तो आपको जो इस दौरान जो केयर मिली, जो आपका ध्यान रखा गया वहाँ हॉस्पिटल में, या जो आपका इलाज मिला, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? एकदम बिल्कुल क्लियर संतुष्ट हैं, संतोष है उससे। अच्छा अच्छा। तो आप किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे इसके लिए, जो जिन डॉक्टरों ने आपका इलाज किया, जिन्होंने आपका ध्यान दिया, तो आप उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे? हाँ धन्यवाद तो कहना ही चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने नया जीवन दिया ना, उनको तो धन्यवाद देना ही है। मेरे को देता रहूँगा, जीवन भर देता रहूँगा। अब उन्होंने नया जीवन दिया, उन्हीं के बलबूते जो मैं खड़ा हूँ आज, अपने परिवार के पीछे हूँ। माँ बाप मेरे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने को भी मिल रहा है, दवा दारू भी चल रही है, लेकिन घर का खर्चा जो है वही दे रहे हैं। अभी पेंशन मिल रही है उसी आधार पर, 70% डिसेबिलिटी के आधार पर। तो उसी से गुजारा करता हूँ बस। तो अब जैसे कि आप रिटायर हो गए हैं वहाँ से डिसेबिलिटी के केस पे, अगर कभी ऐसा कोई आपको फौज की सेवा करने का मौका दोबारा से मिले, तो आप क्या करना चाहेंगे? किसी भी प्रकार की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अगर वो इस विषय पर हमें जो है एग्री करते हैं, सपोज नहीं, आज भी आपके अंदर वो जज्बा है कि आप फौज आज की सेवा भी, करना चाहेंगे? अब जब हम अपने सैनिकों को देखते हैं या सुनते हैं, तो तब जो है हमारे शरीर का खून जो है खौल जाता है कि वास्तव में जो है वहाँ ये है। तो उस आधार पर अगर वो हमारी खोज खबर करें या बुलवाएं या अपनी सेवा में लें, तो हम अभी भी जाने को तैयार हैं, उसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी कसम खा रखी है। उस कसम के आधार पर जो है हमको जो कार्रवाई करनी होगी, जैसे वो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए, यही एक फ़ौजी का जज्बा होता है कि जिसमें कि एक फ़ौजी जो होता है, जो कसम के आगे अपना बंधा होता है, और देशभक्ति की जो उसने कसम खाई है, वो उसके अंतिम सांस तक वो कसम उसको याद रहती है, और उस कसम के आधार पर वो रिटायर होने के बाद भी फ़ौज में सेवा करने के लिए पूरा तत्पर रहता है। तो आज जानी हमने एक ऐसी फ़ौजी की कहानी, जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष पे गुजारा, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए गोली भी खाई, माथे के बीचों बीच इन्होंने गोली खाई, और उसके बाद इन्होंने 3 साल 6 महीने हॉस्पिटल में संघर्ष किया और वहाँ भी जीत हासिल करी। तो इस तरह के फ़ौजी की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें जो है देशभक्ति और समर्पण के भाव को ही हमेशा आगे रखना चाहिए, और हमें ये सीख भी मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आप भी अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जानते हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिले। मिलते हैं अगले हमारे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।